नमस्कार, मैं सचिन विश्वकर्मा UCI के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाले मैथ्स के क्वेश्चनों की, जिसमें देखेंगे हम पहला क्वेश्चन है। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन है, एक ही संख्या के 83% और 74% के बीच 72 का अंतर है, तो उस संख्या का 58% कितना होगा। तो माना संख्या देखिए जरा किस तरह से होगा। माना संख्या x है, अब इसका कितना 83%, तो x का 83% गुणा किया हमने कहा से 83 से परसेंटेज का निशान हटाया तो दिया 100 से भाग। इसी संख्या xi का कितना 74%, 74% यानी गुणा किया हमने 74 से और परसेंटेज का निशान हटाया तो दिया गया ऐसे 100 से भाग। तो 100 से भाग का दोनों का अंतर कितना है, तो दोनों का अंतर 72 है। देखिए जरा, इसी संख्या x का 83%, इसी संख्या x का 74%, दोनों का अंतर कितना है 72। करते हैं सॉल्व। 83 में से 74 गया तो कितना बचा 9, यानी 9x बटे कितना 100 बराबर कितना 72। 9 से कितनी बार 8 बार, यानी x बराबर निकला हमारा 800, यानी संख्या क्या है, संख्या है 800। फिर क्या करें, लेकिन पूछ रहे हैं वो संख्या का 58% कितना होगा, तो संख्या यानी 800 का 58%, तो गुणा किया हमने 58 से और प्रतिशत का निशान हटाया तो 100 से दिया भाग। तो 100 से 100 दो जीरो से 2 जीरो ये गए, बचा कितना हमारा 8 इंटू 58, तो कितना होगा 8 अठैया 64, 6 68, 8 पंचे 40 और 6 46, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 464। नेक्स्ट देंगे, नेक्स्ट है, देखिए जरा, रेणु किसी सामान पर लागत मूल्य से 36.50 रुपए ज्यादा मूल्य अंकित करती है। जब वह इसे अंकित मूल्य पर 36% छूट देकर बेचती है तो उसे 20% की हानि होती है। उस सामान का लागत मूल्य क्या है। तो देखें, लागत मूल्य, लाभ हानि, अंकित मूल्य और कमी या छूट में संबंध क्या होता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे हम बैलेंस करके लिखते हैं तो क्या होता है, क्रय मूल, जिसे हम क्या कहते हैं, या लागत मूल एक ही होता है, इनटू लाभ या हानि। अगर लाभ है परसेंटेज में तो 100 प्लस होगा और हानि है परसेंटेज में तो 100 माइनस होगा, बराबर अंकित मूल, या अंकित मूल को कहते हैं कभी कभी सूची मूल, एक ही होता है, इनटू कमी या छूट। ये देखिए जरा, लागत मूल और अंकित मूल, लाभ है हानि और कमी या छूट में संबंध होता है, जिसे हम क्या बैलेंस करके लिखते हैं। अब देखिए जरा क्या कह रहे हैं, लागत मूल से अंकित मूल कितना ज्यादा है 36.50 रुपए ज्यादा है, तो माना लागत मूल x है तो अंकित मूल कितना हो गया, x से कितना 36.50 रुपए ज्यादा। उसके बाद देखिए जरा, छूट कह रहे हैं अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट है, 36 की छूट है, तो यहाँ छूट है यानी डिस्काउंट, यानी 100 माइनस कितना 36, ये हो गया, डिस्काउंट लगा दिया। इधर लाभ है हानि, हानि कितनी हो रही है, हानि हो रही है हमारी 20 की, तो हानि लगाई हमने कितनी, हानि 100 माइनस, यानी 100 माइनस 20, ये हो गई हमारी क्या हानि। यानी अंकित मूल या अंकित मूल लागत मूल इंटू लाभ है हानि बराबर अंकित मूल इंटू कमी या छूट। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या होगा, x ये बचा हमारा कितना 80 बराबर ये हो जाएगा x प्लस के 36.50 इंटू 100 में से 36 गया 64। सॉल्व करेंगे, 16 से काटा, 16 से कितनी बारी 5 बार, 16 से कितनी बारी 4 बार, गुणा करेंगे ये हो जाएगा हमारा 5x बराबर, इसका गुणा किया 4x प्लस के इसका गुणा किया तो 36 चौके 144 और 4 पंचे 20 यानी 2 और, तो कितना होगा 146। इसको इधर घटाएंगे तो x बराबर कितना निकलेगा 146, यानी उस वस्तु का लागत मूल कितना था 146। इस क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चन को सिर्फ हम एक ही लाइन पे करते हैं और वो होती है बैलेंस लाइन, और बैलेंस लाइन क्या कहलाती है वो आपके सामने इस तरह से
लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नरेन ने अपनी साइकिल 20% लाभ पर बेच दी। अगर उसने उसे 1250 रुपए में बेचा होता तो उसे 25% लाभ हुआ होता। उसने किस मूल्य पर साइकिल खरीदी थी? तो देखिए जरा, किस मूल्य पर साइकिल खरीदी थी? तो माना, देखिए जरा, माना साइकिल का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100 है। और 100 क्यों ले रहे हैं? 100 क्यों? क्योंकि हमें देखिए जरा लाभ प्रतिशत में दिया है और ये भी लाभ प्रतिशत में दिया है। तो लाभ क्रय मूल्य कितना है? माना क्रय मूल्य उसका 100 है। बेची उसने कितनी? 20% लाभ पर बेची। 20% लाभ पर बेची यानी 100 की चीज 120 में बेच दी, तो इस पे क्या हो गया? बेचा, यानी हो गया हमारा क्या? विक्रय। और कितने का लाभ है? 20 रुपए का लाभ है। लेकिन अगर इसने इसे कितने में बेचा होता? 1250 रुपए में बेचा होता। इसको बेचा होता इसने 1250 रुपए। ये देखिए जरा, ये रुपए दिए हैं, रुपए में बेचा होता तो इसे क्या होता? 25% का लाभ होता। यानी 1250 में बेचने पर उसे 25% लाभ हो रहा। पर अब 100 वाली चीज पर 25% लाभ कैसे होगा? जब 100 की चीज 125 में बेच दो, यानी क्या हो? विक्रय कितना होगा इसका? 125 हो, तो इसमें लाभ कितने का होगा? 25 का। और यहाँ तो रुपए में कितना है? 1250 पर बेचने पर, तो 1250 अगर हम कितना 25% लाभ के साथ यानी 125 में बेचें तो उसका क्रय 100 क्या होगा? देखिए जरा, विक्रय रुपए में बटे विक्रय परसेंटेज में, विक्रय बटे विक्रय इंटू 100, क्रय क्या होगा? 125 से कितनी बार? 10 बार, यानी कितना निकला? 1000। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 1000। साइकिल का मूल्य कितना है? 1000। नेक्स्ट देंगे, नेक्स्ट है, रीड करते हैं, देखिए जरा। खेलों में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों और रजत पदकों की कुल संख्या 85 है। भारत द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या और स्वर्ण पदकों की संख्या के बीच निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है? देखिए जरा, पूछा है कि नहीं हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है? तो हमें कुल कितने पदक दिए हैं? कुल पदक दिए हमें कितना? 85। स्वर्ण पदकों और रजत पदक दोनों की संख्या कितनी है? 85। अब कौन सा अनुपात नहीं हो सकता? तो देखिए जरा, जिस अनुपात के पदों का योग का गुणज 85 नहीं है वो अनुपात नहीं होगा, और जिसका है वो अनुपात होगा। तो ऑप्शन से करेंगे, तो पहला ऑप्शन उठाया हमने, कितना? पहला ऑप्शन है 2:3। दोनों अनुपात को जोड़ा तो कितना हो गया हमारा? 5। अब 5 का कोई गुणज यानी फैक्टर के क्या 85 होता है? तो हाँ, अगर हम 5 में 70 से गुणा करें तो क्या 85 होगा? यानी 5 का भाग 85 में जाता है? हाँ जाता है। तो ये क्या इसका कौन सा अनुपात है? अगर नहीं जाता तो अनुपात नहीं है। पहला तो हो गया हमारा है। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है 12:13। अगर हम दोनों को जोड़ें तो कितना? 25। क्या इसका कोई गुणज 85 है? तो देखिए जरा, 25 का कोई भी गुणज क्या 85 नहीं होता है। यानी 12 और 13 का अनुपात क्या नहीं होगा? इन रजत पदों की संख्या का अनुपात नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा? दूसरा। तीसरा भी देखेंगे, तीसरा है हमारा, देखिए जरा, तीसरा है 9 8 9 8 17। तो क्या 17 का 85 में भाग जाता है? हाँ जाता है, यानी ये भी होगा। ऐसे ही चौथा देखेंगे, चौथा कितना है? 12 5 दोनों को जोड़ा तो फिर 17। क्या 17 का भाग 85 में जाता है? हाँ जाता है। तो बाकी तीन ऑप्शन का अनुपात 85 का गुणज है, तो ये सभी इसके अनुपात होंगे। दूसरा वाला नहीं है, तो ये इसका अनुपात नहीं होगा। नेक्स्ट देंगे, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए प्लीज। 5 है, एक खुदरा व्यापारी 15% की छूट पर एक सिलाई मशीन खरीदता है और उसे 1955 रुपए में बेच देता है। इस प्रकार वह 15% लाभ कमाता है। छूट होगी तो बताना है कितनी उसकी छूट है, डिस्काउंट कितना है। तो देखिए जरा, सिलाई मशीन, तो माना हमने सिलाई मशीन की कीमत कितनी है? सिलाई मशीन की कीमत है एक्स उसकी कीमत हो गई। फिर उसने कितने पे खरीदी? देखिए जरा, एक होता है 15% की छूट पर एक सिलाई मशीन खरीदता है। छूट पर तो एक्स राशि है, एक्स उसकी कीमत है, 15% छूट एक्स जो 100 है, 15% छूट यानी कितना? 85 में
खरीदी, यानी ये क्या हो गया इसका, ये हो गया हमारा क्या, क्रय। एक्स, बस एक्स रुपए कीमत वाली वस्तु 15% डिस्काउंट के बाद हमने खरीदी, कितना हो गया, एक्स का 85/100। लेकिन देखो जरा क्या कह रहे हैं, और उसे उसने 1955 में बेच दिया, बेचा उसे कितना, 1955 में बेचा। बेचा तो ये क्या है हमारा, बेचा तो ये हमारा क्या है, विक्रय। विक्रय कितना दिया, 1955। अब बेचा तो इस पर कितना, 15% लाभ है, 15% लाभ है, तो हम 15% लाभ है, यानी ये कितना है, 115 है, 100 प्लस लाभ तो कितना हो गया, 115 है। तो क्रय 100 क्या होगा, यहां से हम निकालते हैं क्या क्रय, तो कितना निकला हमारा, यही निकला आया 1955/115 इंटू 100, ये क्या निकला, ये निकला हमारा क्रय। दोनों क्रय को बराबर करते हैं, तो दोनों क्रय, पहला क्रय क्या था हमारा, x को जो 85/100 है बराबर एक क्रय 1955 इंटू कितना 100 बटे कितना 115 है। यहाँ से हम x का मान निकालते हैं, तो काटते हैं, 85 दूनी 170, 85 तिया 255, 23 से कितनी बारी 5 बार, 5 से कितनी बारी 20 बार, कितना हो गया x बराबर 20 और 2 जीरो और यानी कितना 2000। यानी उस सिलाई मशीन की कीमत कितनी थी, x का मान कितना निकला 2000। लेकिन इन्होंने कीमत नहीं पूछी है, पूछा क्या है इसमें, पूछा है छूट क्या होगी। तो वस्तु कितने की थी, वस्तु थी 2000 की, उसमें छूट कितने की थी 15%, तो 2000 का 15%, 15/100 क्या होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 15 दूनी 30, यानी कितना होगा 300। यानी उस वस्तु पर यानी सिलाई मशीन पर छूट कितने की है 300, यानी आंसर होगा हमारा कौन सा, पहला। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कोयले का मूल 20% बढ़ता है तो उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करें कि कोई अतिरिक्त खर्च ना करना पड़े। तो देखिए जरा किस तरह से करेंगे इस तरह के सवाल। तो एक साइड लगा हमने क्या मूल, यानी मूल में वृद्धि हो रही है या कमी, एक जगह लिखी हमने मात्रा, क्या मात्रा में कमी या करनी पड़ रही है कि वृद्धि करनी पड़ रही है। पहले कितना था, पहले कितना था और अब क्या है, अब उसकी कीमत क्या है। तो देखिए जरा पहले कितना, कोयले का मूल 20% बढ़ता है, यानी मूल, तो मूल पहले 100 रुपए का आता था, तो अब कितने का आ रहा 120 का आ रहा, मूल्य में वृद्धि हो गई। तो मात्रा में कितनी कमी करनी होगी, देखिए जरा उपभोग यानी मात्रा में कितना कंज्यूम कर रहे हैं आप, कितने प्रतिशत कमी कर रहे हैं कि कोई अतिरिक्त खर्च ना पड़े। तो पहले 100 रुपए में माना उसकी x मात्रा आती थी कोयले की, लेकिन अब कीमत बढ़ गई 120 हो गई, 100 की जगह 120 हो गई। लेकिन हम व्यय करना का चाहते कितना 100 ही, तो हमें कुछ कम मात्रा करनी होगी, तो कम मात्रा कितनी करनी होगी, तो देखो जरा हमारा खर्च अतिरिक्त ना हो, यानी हमें जो अब 120 की चीज है, यानी कोयला हमारा जो 120 का है, हमें सिर्फ 100 ही रुपए देने, तो हमें क्या मात्रा कम मिलेगी। तो देखिए जरा किस तरह से, दो प्रकार से होता है, या तो आप मूल्य बढ़ा दो तो मात्रा कम हो जाएगी, या फिर आप नया मूल्य दे दो तो आपको जितनी पहले मात्रा मिलती थी उतनी मात्रा अब मिल जाएगी। लेकिन इसमें क्या किया, 120 उसका वर्तमान मूल्य है, तो हम मूल्य तो सिर्फ 100 ही देना चाहते हैं, तो कितना हमें कम देना होगा, तो दोनों का अंतर 20 कम देना होगा। किससे देना होगा, आप कितना मूल्य था 120, तो 120 का कितना प्रतिशत है, गुणा किया 100 से और प्रतिशत का निशान, तो 20 से कितनी बारी 6 बार, यानी निकला हमारा कितना 100/6 प्रतिशत, तो भाग दिया तो कितना हो गया 16.67% की क्या क्या करनी होगी हमें, कमी करनी होगी। यानी जो मात्रा अभी x मिलती थी अब कितनी मात्रा मिलेगी, x में से 16.67% कम। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा दूसरा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदार ने 400 रुपए प्रति पंखे के क्रय मूल्य पर 3 पंखे खरीदे, ऑफ सीजन सेल के कारण उसने एक पंखे को उसके क्रय मूल्य के 1/8 की हानि पर बेचा। हालांकि पूरे सौदे में वह 20% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे अन्य दोनों पंखे को एक साथ कितने लाभ प्रतिशत पर बेचना होगा। देखिए जरा किस तरह से होगा, तो कितने पंखे खरीदे उसने 3 पंखे खरीदे, माना एक पहला पंखा ए हो गया, दूसरा हो गया हमारा बी, तीसरा हो गया सी। क्रय किया, देखो जरा क्या क्रय कितने का है, कितने में खरीदा
400 रुपया प्रति पंखा, यानी एक पंखे का मूल्य कितना है 400, दूसरे का भी कितना 400, तीसरे का भी कितना 400, यानी कुल क्रय कितना हुआ हमारा 400 400 400 1200 क्या हुआ इसका कुल क्रय। 3 पंखा उसने कितने में खरीदे 1200 में। और देखो जरा बेच कैसे रहा, ऑफ सीजन में सेल के कारण उसने एक पंखे को कितने बेचा 1/8 की हानि पर बेचा। तो देखो विक्रय निकालते हैं, विक्रय किस तरह से बेच रहा है। एक पंखा जिसकी कीमत कितनी है 400 का 1/8, तो 1/8 कितना होगा, इससे कितनी बार है 50 बार, 50 यानी 400 की चीज 50 रुपए कम, यानी कितना देखो पहला पंखा जो 400 में था 50 रुपए कम, यानी 350 में बेचा, यानी 1/8 की हानि हो गई 350 से बेचा। लेकिन देखो जरा शेष दो पंखे किस मूल्य पर बेचते हैं, तो शेष दो पंखे माना हमने एक्स मूल्य पर बेच दो, ताकि कुल पर क्या हो से 20% का लाभ हो सके। तो कुल क्रय कितना था उसका 1200, 20% का लाभ चाहिए हमें, तो 1200 100 है, 20% लाभ 100 प्लस 120 क्या होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये गए, यानी कितना होगा 12 12 144, यानी अगर हम 1200 की चीज 1200 1440 में बेच दें तो उससे क्या होगा 20% का लाभ होगा। तो देखिए जरा उसका कुल विक्रय कितना निकला, विक्रय तो है उसका 1440, लेकिन विक्रय में एक पंखे का मूल्य कितना है 350, दोनों को शेष दो के पंखों का मूल्य कितना है x, तो पहले हम x का मान निकालते हैं। तो कुल विक्रय कितने का हुआ हमारा 1440, जिसमें से एक पंखा कितने का है 350, तो शेष दो पंखों का मूल्य x क्या होगा, तो 1440 में से हमने 350 घटाया तो कितना निकला 1090, यानी अगर शेष दो पंखे अगर हम 1090 में बेचें तो देखते हैं क्या लाभ है हानि होती है। तो शेष दो पंखों का क्रय मूल्य कितना है 400 400, क्रय मूल्य शेष दो पंखे यानी बी और सी पंखे का क्रय मूल्य कितना है 400 400 800, और शेष दो पंखे यानी बी और सी का विक्रय मूल्य कितना है, बी और सी का विक्रय मूल्य कितना है, देखिए जरा विक्रय मूल्य 1090, तो कितना लाभ होगा 800 की चीज 1090 में बेच दी, कितना लाभ हुआ इन दोनों का अंतर 290 का लाभ हुआ, किससे हुआ 800 का कितना प्रतिशत है, तो गुणा 100 से और प्रतिशत का निशान, तो 2 जीरो से 2 जीरो 8 का भाग देते हैं तो कितनी बार गया 8 या 24, बचा हमारे पास कितना 5/8 यानी 36.25%, यानी अगर वो शेष दो पंखों को 1090 में बेचे तो उसे लाभ कितना होगा 36.25% का। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए प्लीज, यदि गेहूं को एक विशेष स्टोर से खरीदा जाता है तो प्रति किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम का मूल्य 25% कम होता है। इस कमी के कारण एक गृहिणी 1200 रुपए में 10 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद पाती है। पहले वह कितनी मात्रा में किलोग्राम में गेहूं खरीद पाती थी, तो देखिए जरा सेम जब इससे पहले वाले में कॉन्सेप्ट यूज किया था, यहाँ लिखे हमने क्या मूल यानी रुपए वगैरह में क्या अंतर आ रहा, पहले कितना था और अब कितना है, तो पहले किसी स्टोर से लेती होगी तो उसका मूल माना में उसका 100 है, लेकिन अब कितना है एक विशेष स्टोर से खरीदा जाता है तो उसे कितना मूल 25% कम मिलता है, यानी 100 की चीज अब कितने में मिलती है 75 में मिलती है। तो इस कारण उसने कितना 1200 में 10 किलोग्राम अधिक खरीदा, तो इसके लिए क्या लगाना आपको, देखिए जरा रुपया बटे मात्रा, अगर कमी हो रही तो इंटू कमी बटे 100 माइनस कमी जितने की कमी हुई, या फिर 100, अब कब लगाना है ये बताते हैं। अगर वृद्धि होती तो कितना रुपया बटे मात्रा इंटू वृद्धि, तो 100 प्लस वृद्धि या फिर सीधा 100, आपको ये दो फॉर्मूले लगा दें जब हमें रुपया और मात्रा दी हो। तो देखिए किस तरह से, कितने रुपए 1200 रुपए, कितनी मात्रा 10 किलोग्राम मात्रा। अब देखो जरा क्या हो रही है, इसमें कमी हो रही है, मूल में कितनी की कमी हो रही है 25 की कमी हो रही है, तो कमी कितने की है 25 की है। अब यहां क्या लगाएं 100 माइनस कमी लगाएं या फिर 100 लगाएं,
या 100 प्लस वृद्धि लगाएं या 100 लगाएं। तो देखिए जरा पूछ क्या रहे हैं, पूछा है पहले भाई कितनी मात्रा गेहूं खरीदता था, तो पहले मूल्य कितना देता था 100, तो आधा क्या लगाना हमें इधर 100, और अगर अब कहते तो अब क्या लगाते 75, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये गया, 5 से कितना 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, 2 से कितनी बार 6, यानी कि 6 पंचे 30, पहले वह 30 किलोग्राम मात्रा खरीद पाती थी। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ हमारा पहला। फॉर्मूले कौन से होंगे, फॉर्मूले आपको ये विशेष तरह से याद रखना है कि कब क्या लगाना है, कमी है तो कमी, वृद्धि है तो वृद्धि। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए प्लीज। एक कक्षा के 40 छात्रों के औसत प्राप्तांक 92 है। इस कक्षा के 2 छात्र जिनके औसत प्राप्तांक 95 थे जो दूसरी कक्षा में चले गए, उनकी जगह 2 नए छात्र कक्षा में समाविष्ट हो गए। अब इस कक्षा में छात्रों के औसत प्राप्तांक 90 है। एक कक्षा में समाविष्ट होने वाले छात्रों के औसत प्राप्तांक कितने होंगे। तो देखिए जरा औसत, तो औसत का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, सभी क्वेश्चन इसी से होंगे। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है हमारा योगफल बटे संख्या। बैलेंस करते हैं, देखो जरा एक कक्षा में कितने छात्र थे 40 छात्र थे, उनका औसत कितना है, उनका औसत प्राप्तांक 92 है। तो अब हमने ये क्या हो गया, देखिए जरा संख्या 40 औसत 92, तो क्या निकला हमारा योगफल लगा, हम योगफल बराबर योगफल करेंगे। 2 छात्र चले गए तो माना चले गए वाले छात्र माइनस ए वाला गया माइनस बी वाला गया, 2 छात्र चले गए, और 2 नए छात्र कक्षा में समाविष्ट हो गए, यानी 2 नए आए, माना आए तो प्लस का सी प्लस का डी 2 आए। तो अब कितने हो गए, अब कितने छात्र बचे, तो देखिए जरा 40 छात्र थे, एक गया 2 गए, और एक 2 आ गए, यानी कोई अंतर नहीं पड़ा, यानी अब कितने हैं 40 के 40 ही छात्र हैं। तो इस कारण उसमें क्या हुआ, लेकिन औसत प्राप्तांक में क्या हुआ, औसत प्राप्तांक अब कितना हो गया, पहले 92 था, अब कितना हो गया 90 हो गया। तो मैंने पूछा क्या है, पूछा है कि जो 2 नए छात्र आए उनका प्राप्तांक कितना होगा। तो 2 नए छात्र यानी जो कौन से आए सीओडी आए, यानी सीओडी का औसत प्राप्तांक तो कितने हैं 1 और 2 हैं, तो 2 से देंगे भाग, इसका मान क्या होगा। तो इसका तो हमें मान निकालना है, लेकिन साथ में हमें क्या दिया, जो जिनके औसत प्राप्तांक 95 थे जो दूसरी कक्षा में चले गए। तो देखो जरा ए और बी गए थे, इनका औसत प्राप्तांक कितना था, औसत प्राप्तांक यानी ए प्लस बी बटे 2 लोग थे, का औसत प्राप्तांक कितना है 95 है, यानी यहाँ से कितना निकला हमारा, इनका योगफल ए प्लस बी का योगफल कितना निकला 95 दूनी 100, देखिए इनका योगफल निकला हमारा 95 दूनी 190, यानी जो 2 छात्र गए थे उनका औसत कितना है 190 है। लगाते हैं तो यहाँ किया हमने कितना 40 इंटू 92, माइनस कॉमन लिया तो कितना हो गया ए प्लस बी मान कितना है 190 प्लस सी प्लस डी निकालना है हमें, बराबर कितना 40 इंटू 90। सॉल्व करेंगे, 40 वाला इधर लाए तो कितना हो गया 40 में से 40 और 40 कॉमन लिया तो 92 से 90 गए, 2 बचा, 190 उस साइड गए, सी प्लस के डी इधर रहा, 190 उस साइड गया तो 190 ये हो गए, यानी ये कितना बचा हमारा 80 प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो गया 190, 80 और उस साइड गए तो कितना सी प्लस डी बराबर कितना निकला 190 में से 80 गया 110, यानी सी प्लस डी का योगफल कितना है 110 है। लेकिन पूछ तो रहे क्या औसत यानी 2 से भाग कितने लोग थे 1 2, सी प्लस के डी 2 से भाग इधर तो 110 में 2 से भाग इधर, यानी 110 55 दूनी 110, यानी औसत प्राप्तांक आप कितना है उन दोनों छात्रों का 55। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखिए प्लीज। यदि 42 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी चाहिए। तो ये देखिए जरा, ये भी बैलेंस होता है, किस तरह से होता है, आदमी दिन इंटू घंटा बटे कार, मैन डेज आवर बटे वर्क, बराबर बैलेंस करना होता है हमें, आदमी दिन घंटा बटे कार। अब हमें जो जो दिया है वो बैलेंस करेंगे, जो नहीं दिया स्कैप करेंगे। तो कितने आदमी, देखिए जरा 42 आदमी कितने दिन
15 दिन। अब कोई कार वगैरह नहीं दिया दिया तो कार कितना, एक कुछ नहीं दिया, बराबर 21 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति, तो x व्यक्ति 21 दिन में पूरा करने के लिए उसी कार को उसी कार एक लगा दिया। बैलेंस करते हैं तो कितना हो गया, इधर हो गया, तो 21 से कितनी बार, ये 2 बार, x बराबर कितना निकला 15 दूनी 30, 30 व्यक्ति उस कार को कितने 21 दिन में पूरा कर लेंगे, यानी आंसर होगा इसका कितना 30। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है एक हौज की तली में एक छिद्र है, यदि हौज में छिद्र नहीं होता तो हौज 9 घंटे में भर जाता, परंतु छिद्र होने के कारण उसे भरने में 1 घंटा समय अधिक, देखिए जरा 1 घंटा समय अधिक लगता है। यदि हौज पूरा भरा हो तो छिद्र उसे कितने समय में खाली कर देगा। एक टंकी है जिसमें एक हॉल है, अगर हॉल नहीं होता तो वो 9 घंटे में भर जाता है, अगर हॉल है तो उसे 1 घंटा अधिक लगता है, 1 घंटा अधिक लगता है, यानी 9 और 1 10 घंटे लगते। तो देखिए जरा, माना टंकी, देखिए जरा ये जो एक टंकी है इसमें एक भरने वाला नल ए है, भरने वाले को हम प्लस से प्रेजेंट करते हैं, भरना प्लस के लिए, खाली माइनस के लिए प्रेजेंट करते हैं। तो भरने वाला नल कितना छिद्र नहीं होता तो 9 घंटे में भरता है, ए नल है जो से कितना 9 घंटे में भरता है। बी एक नल ऐसा है जो से खाली करता है, यानी हॉल है, बी एक क्या है, हॉल है जो से किसी तरह से क्या खाली कर रहा होगा, यानी माइनस, भर रहा तो ए प्लस, खाली कर रहा होगा, खाली करता है, परंतु उस छिद्र के कारण उसे भरने में कितना 1 घंटा समय लगता है। जब देखिए जरा, जब ए भरने वाला चालू हो और बी ए हॉल भी चालू हो, यानी पानी निकल भी रहा हो, तो कितना समय लगता है, भरने वाले से 1 घंटा ज्यादा, भरने में कितना लग रहा था 9 घंटे, तो अब भरने में कितना लग रहा 9 1 10 घंटे, 10 घंटे लगते हैं, यानी ए बी का मान कितना निकला 10 घंटे। तो बताना क्या है हमें, तो छिद्र उसे कितने समय में खाली कर देगा, यानी बी उसे कितने समय में खाली कर देगा। तो देखिए जरा लगाते हैं, ये लगाया हमने वो सी आई, ए बी मिलकर उसे कितने दिन में कर सकते हैं 10 घंटे में, दिन है जो भी मात्रक दिया उसका, ए कर सकता है उसे 9 घंटे में, दोनों का कॉमन कार लिया तो कितना एलसीएम आया इनका कितना 90, ए बी का एक दिन का कितना निकला 9, ए का कितना निकला 10, तो यहां से निकालते हैं हम बी अकेले का, तो बी अकेले का कितना निकला, ए बी में से यानी 9 में से 10 गए, माइनस का 1, बी खाली करने वाला है तो माइनस का कितना निकला 1। अब बैलेंस करते हैं तो देखिए जरा कितने समय में, टी समय में बी उस टंकी को खाली कर देगा, उस टंकी में उसमें कितना पानी है 90 करेगा खाली, तो यहाँ से टी बी का मान कितना निकला था 1 घंटे में कितना कार्य करता है, माइनस के 1 बराबर कितना 90, तो बी बराबर टी बराबर कितना निकला 90, यानी 90 घंटे में उस छिद्र के कारण टंकी क्या हो जाएगी खाली, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा हमारा 90। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है ए और बी किसी काम को क्रमशः 12-20 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे दोनों 6 दिनों तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, से इस काम को सी द्वारा अकेले 12 दिनों में पूरा किया जाता है। ई और सी एक साथ मिलकर उस काम का 2/3 भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए जरा लगाते हैं, दिया क्या है हमें, ए कर सकता है उसे 20 दिन में, नहीं ए कर सकता है उसे, देखिए जरा ए कर सकता है कितने दिन में, ए कर सकता है उसे 12 दिन में, बी कर सकता है उसे 20 दिन में, माइनस सी कर सकता है उसे x दिन में। सबकी क्षमता लिख ली हमने, लगाते हैं, देखा हमने ओ सी आई, ए की क्षमता कितनी है 12, बी की क्षमता कितनी है 20, सी की क्षमता कितनी है x, तीनों का कॉमन कार लिया, कॉमन कार यानी इनका एलसीएम लिया, तो इन सबका एलसीएम कितना होगा 12 20 x का एलसीएम 12 25 60 यानी 60x। तो ए का देखिए जरा, ए का एक दिन का कार कितना निकलेगा, तो 12 से इसमें भाग दिया तो कितना 5x, बी का एक दिन का कार कितना निकलेगा 3x, सी का एक दिन का कार निकलेगा कितना 60, ये सबके एक दिन के कार आ गए, सबके एक दिन के क्या आ गए कार। बैलेंस करते हैं तो कोई क्या कह रहे हैं, वे दोनों 6 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो दोनों कौन, यानी ए और बी जो शुरुआत में थे 6 दिन तक ए और बी लगे रहे, फिर शेष काम सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है, फिर 12 दिन तक सी लगा रहा और हो गया एक कार कितना है हमारा 60x, तो यहां से हम x का मान निकालेंगे तो कितना निकला 6। ए और बी, ए एक दिन में कितना करता है 5 करता है 5x, बी एक दिन में कितना करता है 3x करता है, प्लस कितना 12,
सी एक दिन में कितना करता है 60 करता है, बराबर कितना 60x। सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 5 3 8 8 6 48x प्लस कितना 12 इंटू 60 बराबर कितना 60x। जो उस साइड का है तो कितना 12, 12 से 12 गया यानी x बराबर कितना निकला हमारा 60। यानी सी की क्षमता कितनी निकली, सी की क्षमता निकली 60। अब देखो क्या कह रहे हैं, ए और सी एक साथ मिलकर उस कार का 2/3 भाग कितने दिन में करेंगे, तो ए और सी मिलकर कितने समय में, टी समय में उस कार का, उस कार कितना था 60x का कितना भाग 2/3 भाग करेंगे। ए सी मिलकर कितने समय में उसका 60x का 2/3 भाग करेंगे, 3 से करता तो कितनी बार है 20 बार। ए और सी, तो ए एक दिन में कितना करता है 5x, सी एक दिन में कितना करता है 60 इंटू टी कितना समय लेंगे, ये कितना हो गया हमारा 20x इंटू कितना 2, x का मान लगाएंगे, x का मान कितना है 60 तो कितना हो गया 6 5 30 यानी 360 इंटू कितना t बराबर कितना हो गया 20 इंटू एक्स का मान 60 इंटू कितना 2, 60 से कितनी बारी 6 बार, 2 से कितनी बारी 3 बार, यानी t बराबर कितना निकला, t बराबर निकला हमारा 20/3, 20/3 यानी t बराबर निकला हमारा 20/3 या फिर 6 सही 2/3 दिन में ए और सी मिलकर उस कार का 2/3 भाग करेंगे। यानी आंसर होगा हमारा इसका कितना 6 सही 2/3 दिन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है x माइनस बाई कॉमा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बाई का मध्य अनुपाती निकालिए। तो देखिए जरा किस तरह से होता है, जब हमें संख्याएं a अनुपात b समानुपात c अनुपात d में दी हूं, नहीं 4 संख्या इस तरह से दी हूं, तो जो b और c होता है ये कहलाता हमारा मध्य अनुपात, मध्य अनुपात। वो जो हमारा d होता है ये होता है हमारा तृतीय अनुपात। ये फॉर्मूला होता है इस तरह से। तो संख्या क्या दी थी, संख्या थी x माइनस बाई, तो x माइनस बाई अनुपात माना मध्य अनुपात कितना है a है, समानुपात तो ये भी कितना a, अनुपात भी कितना है 14 एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा x माइनस बाई बटे a बराबर होगा a बटे कितना एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई। गुणा किया तो एक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर बराबर कितना x माइनस बाई इंटू, इसमें देखो एक्स स्क्वायर ले रहे कॉमन तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो बच्चा कितना x माइनस के बाई, यानी a स्क्वायर बराबर निकलेगा कितना x माइनस बाई का x माइनस बाई एक्स माइनस बाई का स्क्वायर इंटू कितना एक्स स्क्वायर। वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लिया तो कितना ये बराबर क्या निकला, ये बराबर निकला हमारा x माइनस के बाई, यानी इसका तृतीय मध्य अनुपात क्या होगा, मध्य अनुपात होगा हमारा कौन सा x माइनस बाई, दूसरा होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए, माना कि दो योजनाओं में साधारण ब्याज पर समान धनराशि निवेशित की गई। योजना एक और योजना 2 से क्रमशः 5वां 7वां हेतु 6% और 8% की दरों से साधारण ब्याज अर्जित किया गया। योजना 1 और योजना 2 के बीच साधारण ब्याज का अनुपात कितना है हमें बताना है। तो देखिए जरा लगाते हैं, योजना 1 ये लिखा हमने कितना योजना 1, ये लिखा हमने योजना 2। दिया क्या गया हमें, देखो समय दिया है, पहले हमें समय दिया तो इसमें कितना 5 वर्ष, इसमें कितना 7 वर्ष। दर दिए, दर पहली योजना में दर कितनी है 6%, दूसरे में योजना में दर कितनी है 8%, और हमें लगाई गई राशि का अनुपात पूछा है, नहीं हमें पूछा है साधारण ब्याज पर समान धनराशि निवेशित की जाती है। राशि कितनी है, राशि है समान राशि है, यानी x इसकी राशि मानी हमने, x इसकी राशि है। ब्याज पूछा है तो देखिए जरा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा p यानी मूलधन, r यानी दर इंटू t बटे 100 क्या होता है साधारण ब्याज, SI सिंपल इंटरेस्ट, इसका फॉर्मूला होता है। तो लगाते हैं इसमें, ये लगाया हमने क्या अनुपात का निशान। राशि इसमें कितनी थी योजना में x, समय कितना है 5, दर कितनी है 6/100, कुछ ब्याज मिला ये इसका ब्याज हो गया। दूसरे में देखो राशि कितनी है xi, समय कितना है, समय है 7 वर्ष और दर कितनी है 8/100, कुछ ब्याज मिला ये हो गया इसका ब्याज।
दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 100 से 100, x से x, 2 से 3 बार, 2 से कितना 4 बार, यानी कितना हो गया 5 3 15, अनुपात कितना 7 चौके 28, यानी योजना 1 और 2 में अनुपात कितना होगा 15:28। सीधा सीधा फॉर्मूला बेस लगाना है, फॉर्मूला लगाया और दोनों का अनुपात निकालो। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कोई धनराशि 3 वर्षों में 5% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 37,044 हो जाती है। यदि वही धनराशि 2 वर्ष में 15% प्रतिवर्ष 8 माह वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़कर x हो जाती है तो x का मान क्या है। तो देखिए जरा, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धनराशि, तो देखिए जरा चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है हमारा कितना, a यानी अमाउंट, p प्रिंसिपल यानी मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस r यानी दर बटे 100 की पावर कितना n यानी कितना समय, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला। तो पहले तो हम निकाल लें कोई धनराशि, तो पहले हम उस धनराशि को निकालते हैं। मानव धनराशि कितनी है x है, कितनी हो जाती है 37,044 हो जाती है, तो 37,044 हो जाती है। कोई धनराशि x धनराशि मानी कितनी की दर से, देखो जरा 5 की दर से, तो लगाया दर कितना 100 प्लस कितना 5/100, कितने वर्ष में होती है, देखो जरा कितने वर्षों में होती है 3 वर्षों में होती है, यानी n का मान कितना है 3। यहां से निकालेंगे हम राशि, निकालते हैं तो कितना हो गया 37,044 बराबर, देखो जरा 100 प्लस 5 105, 105/100 यानी 5 से काटो तो कितना 21, 5 से काटो तो 20, यानी x 21/20 का q यानी 21/20, 21/20, 21/20 सॉल्व करते हैं तो देखिए जरा 21 इंटू 21 इंटू 21 क्या होता है हमारा 21 का क्यू 92 61, 20 इंटू 20 इंटू 20 क्या होता है हमारा 20 का क्यू 8,000। सॉल्व करेंगे तो 37,744 बराबर x इंटू कितना 92 61 बटे कितना 8,000, 92 61 से कितनी बारी 4 बार गुणा किया, यानी x का मान कितना निकला हमारा 8 चौके 32, यानी राशि कितनी है 32,000। 32,000 की राशि 3 वर्ष में 5 की दर से कितनी हो जाती है 37,044 हो जाती है। लेकिन पूछ तो ये कुछ और रहा है, यदि वही धनराशि यानी कितना 32,000 कितने समय 2 वर्ष में 15 की दर से 8 माह वाली चक्रवृद्धि ब्याज, अब ब्याज कैसा लगना है प्रति 8 माह पर लगना है, 8 महीने पर लगना है, तो बढ़कर कितनी हो जाती है x हो जाती है, तो x का मान निकालना है। तो देखिए जरा अब समय कैलकुलेशन करेंगे, अब समय कितना दिया हमें, समय दिया है 2 वर्ष, 2 वर्ष यानी कितना 24 माह क्यों, क्योंकि अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कैसे प्रति माह लग रहा है, कितने माह पे लग रहा है, पहले 8 फिर दूसरे 8 और तीसरे 8, यानी 3 बार लग रहा है, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 साल हो जाएंगे। दर कितनी है, अब दर कितनी है 15%, दर है हमारी कितना 15%, लेकिन ये तो क्या हमारी वार्षिक है, तो हम तो ब्याज लगा रहे कितना, हम तो ब्याज लगा रहे 8 माह पर, 8 माह पर लगा रहे। तो पहले हम देख ले 8 माह के लिए दर कितनी होगी, तो देखो बैलेंस करेंगे 15 कितने माह के लिए 12 माह के लिए दर है, तो कितना 8 माह के लिए क्या होगी इंटू 8 क्या होगा, 4 से काटेंगे 2, 4 से 3, 3 से कितनी बार 5, यानी कितना 10, दर कितनी निकलेगी 8 माह के लिए दर कितनी होगी, यानी इस 8 माह के लिए 10%, इसके लिए भी 10%, इसके लिए भी 10%। फॉर्मूला लगाएंगे सीधा कितना x हो जाती है, तो राशि कितनी थी देखिए जरा, राशि थी हमारे पास कितना 32,000, पहले 8 महीने में 10 बढ़ती है 32,000, 100 है 110 होती है, फिर अगले 8 माह में फिर 10 की 10 से बढ़ती है, फिर ये 100 है 110 क्या होगा, फिर तीसरे बार में फिर ये 100 है 110 क्या होगा, या फिर हम इसको रहें तो सीधा कितना देखो जरा, ये लिखा सीधा फॉर्मूला, यानी राशि 32,000, 3 वर्ष में 100 प्लस आर, देखो 100 प्लस आर तो 110/100, 110/100, 110/100 क्या होगा, तो कितनी हो जाती है बढ़कर x हो जाती है, तो x का मान निकालते हैं। सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो से कितना 3 जीरो 1 है, तो 1 2 3 से 1 2 3 से 1 है, यानी कितना निकला हमारा 32 इंटू कितना 11 11 11 का क्यूब 1 3 3 1 गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा 32 एकम 32 यानी 2, 32 तिया 96 और 3 99, 32 तिया 96 और कितना 9 कितना हो जाएगा 105,
कितना है हमारे पास 10, 32 कम 32 और 10 42, यानी राशि कितनी हो जाएगी 42,592 हो जाएगी, यानी आंसर होगा इसका कितना दूसरा। देखिए जरा, इस जो सेट या प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं या जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है कि पुलिस परीक्षा में कितना ही कठिन आ जाए पेपर, लेकिन इस तरह के क्वेश्चनों से कभी बाहर नहीं जाएगा। यानी अगर आपने इस तरह के क्वेश्चन एक बार लगा लिए या देख लिए तो छोटे सवालों के कॉन्सेप्ट तो हो ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखो एक ही सवाल में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए, 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसी से। साथ ही अगर उन्होंने पैट जैसा पेपर दे दिया तो आप कम से कम अटेम्प्ट तो कर पाएंगे कि इस तरह का लेवल आ जाए तो अटेम्प्ट कैसे करेंगे? तो आपको इस तरह से करना है। वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने से आपको बहुत इजी हो जाएगा पेपर अटेंड करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ए और बी ने क्रमशः बिंदु x और y से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ किया। रास्ते पर मिलने के बाद बिंदु y और बिंदु x तक पहुंचने में ए और बी ने क्रमशः 5.4 घंटे और 2.4 घंटे का समय लिया। यदि ए की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी? तो देखिए जरा, बिंदु कौन से? बिंदु x से y। ए जा रहा है कहाँ? y की ओर। बी जा रहा कहाँ? x की ओर। ये कहीं मिले, यहां मिले बिंदु पर। इस बिंदु पर मिलने के बाद पहुंचने पर ए और बी ने क्रमशः 5.4 घंटे और 2.4 घंटे का समय लिया। यानी इस बिंदु पर मिलने के बाद ए ने कितना समय लिया बी तक पहुंचने में? बी तक पहुंचने में 5.4 घंटे का, और बी ने एक्स तक पहुंचने में कितना समय लिया? यानी यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लिया? देखिए जरा, 2.4 घंटे का। ए की चाल दी है, ए की चाल कितनी है? ए की चाल दी है हमें कितना? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी की चाल क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखिए जरा, जब हमें चाल दी हो और समय दिया हो तो दोनों में संबंध होता है। तो एक फॉर्मूला होता है सीधा, S1 यानी पहली चाल बटे S2 यानी दूसरी चाल बराबर होता है अंडर रूट दूसरे को लगा समय यानी T2 बटे पहले को लगा समय T1। S यानी स्पीड, T यानी टाइम। पहली चाल, पहले व्यक्ति की चाल बटे दूसरे व्यक्ति की चाल बराबर होता है अंडर रूट दूसरे व्यक्ति को लगा समय बटे पहले व्यक्ति को लगा समय। तो पहले व्यक्ति हमारा ए था, ए की चाल कितनी है? ए की चाल दी हमें कितना? 16। दूसरा व्यक्ति हमारा बी है, तो बी की चाल हमें बी निकालनी है अंडर रूट दूसरे को लगा समय। दूसरे को कितना लगा समय? देखिए जरा, बी कहां से कितने समय पहुंच रहा था? 2.4 घंटे में, 2.4 घंटे में। और ए पहले को लगा समय कितना था? 5.4 सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 6 से काटते हैं, 6 से कितनी बार? 6 से 4 बार, 6 से कितनी? 9 बार, यानी निकला कितना? अंडर रूट 4/9। और सॉल्व करें 16 बटे बी बराबर 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, इससे कितनी बार? 8, यानी बी बराबर कितना निकला? 8 या 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी बी की चाल कितनी है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ आपको चाल और समय में चारों समय के संबंध को याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी ए 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा से आ रही दूसरी रेलगाड़ी बी को 20 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है। रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई की 1.5 गुनी है। रेलगाड़ी बी एक सुरंग को 57 सेकंड में पार कर लेती है, तो सुरंग की लंबाई मीटर में कितनी है बतानी है। तो देखिए जरा, पहले तो हमें रेलगाड़ी के कौन कौन सी दी हैं करते हैं। रेलगाड़ी देखिए जरा, पहली रेलगाड़ी ए, दूसरी रेलगाड़ी बी। दिया क्या क्या है? चाल लगाते हैं। चाल पहली की चाल कितनी है? ए 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर नहीं, पहले कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी। देखिए जरा, पहले की चाल कितनी है? पहले की है 60, दूसरी कितनी? 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी बी की चाल है 48। उसके बाद देखा जरा, लंबाई में संबंध दिया। लंबाई में कितना? ए की लंबाई, देखिए रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई की 1.5 गुनी है लंबाई निकलती है। अगर ए की लंबाई x है तो बी की कितनी है? x का 1.5। फिर लगते हैं हम क्या? समय क्या दिया? एक दूसरे को कितने समय पार करती हैं? 20 सेकंड में।
20 सेकेंड में पार करती हैं। फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जरा। फॉर्मूला होता है हमारा, लगाते हैं, समय यानी जब टाइम हमें काय में दिया हो, सेकेंड में दिया हो, इस डिस्टेंस यानी दूरी काय में दी हो, हमें मीटर में दी हो, मीटर में दी हो, बटे स्पीड चाल हमें काय में दी हो, किलोमीटर प्रति घंटे में दी हो, तो कितना होता है 18/5। यानी समय बराबर दूरी बटे चाल, काय में ये सेकंड में दिया हो, ये मीटर में दिया हो, 1 किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हो, तो कहते हैं 18/5 से गुणा। तो देखो जरा, एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर रही थी, 20 सेकंड में पार कर रही थी, 20 सेकंड में। अब दूरी, दूरी यानी इसकी लंबाई लगाएंगे, तो पहली की लंबाई कितनी है x, दूसरी की कितनी है x का 1.5 गुना। दोनों की चाल, एक की चाल कितनी है 60 है, दूसरी की चाल कितनी है 48 है। अब बात आती है प्लस लगेगा माइनस लगेगा, तो रेलगाड़ी में विपरीत दिशा में क्या लगता है, विपरीत दिशा में क्या लगता है, विपरीत दिशा में लगता है, देखो जरा, रेलगाड़ी में क्या लगता है और नाव धारा में क्या लगता है, तो हम सीधा यहाँ लिख दे रहे हैं। देखिए जरा, जब रेलगाड़ी की बात की जाए, बोट और स्टीम की बात की जाए, तो समान दिशा के लिए, समान दिशा के लिए, समान दिशा के लिए नाव धारा में चालें जुड़ जाती हैं और रेलगाड़ी में चालें घट जाती हैं। और विपरीत दिशा के लिए, विपरीत दिशा के लिए क्या होता है, रेलगाड़ी में चालें जुड़ जाती हैं और नाव धारा में चालें घट जाती हैं। तो यहाँ विपरीत दिशा में थी तो चालें जुड़ गई, इंटू कितना 18/5। सॉल्व किया, सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया, इसमें गुणा किया 100 बराबर 1.5 और 1 2.5 यानी 2.5, यानी 2.5 x इंटू कितना 18 बटे कितना 60 और 148 108। करते हैं सॉल्व, तो 18 से कितना 18 छक्के कितना 108, गुणा करेंगे और गुणा किया तो कितना, देखो जरा 100 इंटू 6 बराबर कितना 2.5 x, दशमलव हटा तो एक जीरो और आया, 25 से कितनी बार 4 बार, 6 चौके 24, यानी x का मान कितना निकला 240। x क्या है, x थी लंबाई, यानी a की लंबाई कितनी है, देखो जरा a की लंबाई कितनी है 240, तो b की लंबाई कितनी है, इसका 1.5 गुना, 24 का 1.5 गुना 360, b की लंबाई कितनी निकली 360, a की लंबाई कितनी निकली 240। अब शुरुआत होती है सवाल की, जो पूछा गया है हमारे लिए, क्या पूछा है, रेलगाड़ी बी एक सुरंग को 57 सेकंड में पार कर लेती है, तो सुरंग की लंबाई कितनी है, तो रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी बी की बात हो रही है, रेलगाड़ी बी कितनी सेकंड में, देखो जरा 57 सेकंड समय लगाया एक। रेलगाड़ी ए की बी की लंबाई कितनी है, बी की लंबाई 360, माना सुरंग की लंबाई, सुरंग की लंबाई मानी हमने, देखिए जरा एल है, एल लंबाई की सुरंग, बटे कितना बी की चाल, बी की चाल कितनी थी 48, सुरंग की चाल तो हो गई नहीं, इंटू कितना 18/5, 18/5। सॉल्व किया तो कितना, देखिए जरा 9 से काट 6 से काटते हैं, 6 से 3 बार, 6 से कितना 6 8 48, 3 से कितनी बार 19 बार, यानी कितना हो गया 19 इंटू कितना 8 पंचे 40 बराबर कितना 360 प्लस के एल, तो 19 चौका कितना होगा 19 चौका 76, यानी 760 बराबर कितना 360 प्लस के कितना एल, यानी एल लंबाई, सुरंग की लंबाई कितनी निकलेगी, इसको घटाया तो कितना 400, यानी ट्रेन की लंबाई, सुरंग की लंबाई कितनी है, सुरंग की लंबाई हमारी कितनी 400। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए 20, एक तार वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर कितना क्षेत्रफल घेरता है, 12,474 सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरता है। अब ऐसे एक आयत के आकार में मोड़ा गया जिसकी भुजा 5:6 के अनुपात में है, इस आयत की बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, पाई बराबर लेना है 22/7। तो देखिए जरा, पहले एक तार है, ये हो गया तार, पहले इसको एक काय में मोड़ा गया, वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया है, इसे वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया। अभी वृत्ताकार रूप में मोड़ा गया तो कितना क्षेत्रफल घेरता है 12,474 क्षेत्रफल घेरता है। तो देखिए जरा, ये तार था, ये तो घूम के वृत्त बन गया, यानी वृत्त की परिधि, अगर इसकी त्रिज्या मानी हमने कितनी r है, तो इसकी परिधि, परिधि, इसकी परिधि कितनी 2πr, टी क्या होगी, इस तार की लंबाई होगी, तो इस तार की लंबाई कितनी है, देखिए जरा, इस तार की लंबाई कितनी निकली 2πr। तो क्षेत्रफल कितना घेरते हैं 12,474, तो पहले हम यहाँ से क्या इसकी लंबाई निकाल रहे हैं, तार की लंबाई, तार की लंबाई कितनी होगी निकालते हैं, तो इसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल लगाया, पाई r² बराबर कितना दिया 12,474 पाई
22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना 12,474। काटने हैं 11 से 2 बार, 11 से कितना 11 कम 11, 11 कम 11, 11 33, फिर 11 चौक 44, फिर 2 से काटा तो कितनी बार 5 इंटू 5 6 और कितना 7, यानी आर स्क्वायर बराबर निकला कितना 567 इंटू कितना 7। और सॉल्व करेंगे आर स्क्वायर तो इसमें 7 से भाग दिए तो 7 8 56, 7 एकम 7 इंटू 7 यानी 81 7 कितना 567 इंटू कितना 7। तो आर निकालेंगे तो आर क्या निकलेगा, वर्गमूल लिया तो 9 का वर्गमूल, 81 का वर्गमूल 9 और 7 का कितना 7, इन त्रिज्या कितनी निकली 9 7 63। यानी इस वृत्त की त्रिज्या जिसका ये क्षेत्रफल है 12,474 की त्रिज्या कितनी है, आर है 9 7 63। त्रिज्या आ गई तो लंबाई निकालते हैं, तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर, लंबाई कितनी निकली तार की लंबाई, लगाते हैं 2 पाई 22/7 इंटू आर, आर कितना है 2 पाई यानी 22/7, आर का मान कितना है 63, इससे कितनी बार 9 बार, कितना हो जाएगा करते हैं गुणा, ये कितना हो गया ऐसे ही लिख रहे हैं, कैलकुलेशन कितना हो जाएगा तो 22 इंटू 9, ये क्या हो गई तार की लंबाई। अब देखो जरा इसी तार से वृत्त बनाया गया है, इसी तार से क्या बनाया है, एक आयत बनाया है, एक आयत बना रहे हैं, आयत की भुजाएं किस अनुपात में है, भुजाएं 5 6 के अनुपात में है, यानी लंबाई 6 है और चौड़ाई कितनी 5 है, अनुपात हटा तो चर क्या आया हमारा x, यानी ये 6x हो गई, ये 5x हो गई। अब देखो जरा इसी तार से तो बनाया है, इसी तार से बनाया है, यानी इस आयत का परिमाप भी क्या होगा इस तार की लंबाई के बराबर। तार की लंबाई कितनी है 44 इंटू 9 बराबर करते हैं तो इस आयत का परिमाप 6a है तो 6x हो गई, 5a है तो 5x हो गई, परिमाप क्या हुआ इसका परिमाप, परिमाप 6 6 12 5 5 10 22x। अब इस पर इसका परिमाप यानी कुल तार की लंबाई दोनों बराबर यानी कितना हुआ देखिए जरा 22x बराबर कितना 44 इंटू 9, इससे कितनी बार है 2 बार, यानी x का मान कितना निकला 9 दूनी 18। पूछा क्या है, पूछा है इस आयत की बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो बड़ी भुजा कितनी है 6x, 6x यानी कितना 6x का मान कितना होगा यानी 6 इंटू 18, 18 छक्के कितना 108, इस बड़ी भुजा की लंबाई या बड़ी भुजा की लंबाई कितनी होगी 108 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 108। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 5 गुनी थी, 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी, तो ये लिखा एक साइड हमने कितना फादर सन, दोनों की आयु का योग कितना है 60 है। तो देखिए जरा मानव पिता की आयु कितनी x है तो बेटी की आयु कितनी हो गई 60 माइनस के x, दोनों का योग क्योंकि कितना है 60 है। अब क्या कह रहे हैं 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले लगाते हैं 6 वर्ष पहले यानी 6 वर्ष पहले x माइनस के 6 तो कितना 60 माइनस के x माइनस के 6। पुत्र की पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की कितनी 5 गुनी थी, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, x का मान निकालेंगे कितना हो गया x माइनस के 6 बराबर 56 में से 6 गए 54 और 54 पंचे कितना 270 माइनस कितना 5x, x 5 इधर आया तो कितना हो गया प्लस का यानी कितना हो जाएगा 5 और ये 1 6x बराबर कितना 270, 6 उस साइड का तो कितना 276, 6 का भाग देंगे तो कितनी बार 6 चौके 24 यानी 4 बार 6 जिंग 36 यानी x का मान निकला कितना 46, यानी पिता अभी कितने वर्ष का है, पिता है 46 वर्ष का, तो पुत्र इसका कितना हुआ 14 वर्ष का, दोनों की आयु आ गई। पूछ रहे हैं 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी है, तो अभी कितनी है उसकी 14 वर्ष है, 6 वर्ष बाद कितनी होगी 6 और जोड़े कितनी हो गई 20, 6 वर्ष बाद है 20 वर्ष का होगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा 20। तो देखिए जरा ये थे आज के कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनसे पेपर आपका बाहर जा ही नहीं सकता, इसकी गारंटी है। इतने टफ क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर एक पॉइंट अगर वो मिल गए तो आपको किस तरह से करना है, और ऐसे क्वेश्चन से करने से आपको क्या होगा कि जितने मैथ्स आपको एक बार लगानी है वो सभी इसी क्वेश्चनों में आपकी क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, थैंक यू।